जॉब शो के हर एपिसोड को जब मैं देखती हूँ और उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे कई बार ये समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत बॉदर करता है या ये फिर एक कंसर्न उनका है कि आखिर मैम स्किलिंग की बात क्यों करती रहती हैं। हम सब पढ़ तो रहे हैं, हम सबके पास डिग्रीज हैं, तो मैम आप यही बातें क्यों करती हैं। और मैं काफ़ी अच्छे शब्दों में इस बात को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। लोग बिना मैम लगाए भी और अपने अपने अंदाज में बातों को रखते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करूंगी कि मैं जब भी आपके सामने कोई वीडियो लेकर के आती हूँ या कोई बात लेकर के आती हूँ या आपके साथ कोई एक आइडिया साझा करती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आपके लिए, अपने देश के लिए, हमारे युवा के लिए ही सोच रही होती हूँ। और आज का ये वीडियो उन तमाम सवालों का एक एक्सप्लेनेशन है, उन सभी के लिए एक जवाब है कि क्यों मैं स्किलिंग की बात हमेशा करती हूँ। And today, first of all, I'm going to set the context very straight. I'm going to tell you that what is the current state of education in India. All right. And by the end of it, I'll also probably be trying to explain it to people who are ready to understand why I always talk about skilling. All right. There are going to be two aspects of this video. One wherein I show you the picture of the education system and the prevalent practices in the education sector of our country, and of course a lot of data and statistics as well. But by the end of it, we'll be talking about a lot of other things. So stay tuned, keep watching, ध्यान से सुनिएगा. I'm always more than happy to take your feedback, your criticism, everything. But all I care about is आप हो सके तो unbiased अप्रोच रखिएगा। ये बातें आपको, जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ ना, आप खुद भी डबल चेक कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिएगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे गलती ना हो, लेकिन अगर होती है तो मैं उसके लिए पहले से माफ़ी मांग लेती हूँ। चलिए कुछ अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। यूनिसेफ और गैलप के चेंजिंग चाइल्डहुड प्रोजेक्ट सर्वे के मुताबिक 15 से 24 साल के वर्ग में लगभग 73% यंग इंडियंस ये मानते हैं कि आज की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो पहले से बेहतर हो गई है। ठीक है, ये सारे सर्वेज हैं। 57% यंगस्टर्स और 45% ओल्डर जनरेशन को ऐसा लगता है या उनका ऐसा मानना है कि एजुकेशन सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है, और ये बिल्कुल सत्य है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान और प्राइवेट एडटेक प्लेटफॉर्म्स की वजह से एजुकेशन का लेवल इंप्रूव हुआ है। इस बात पर भी कुछ सर्वेज ने अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट की हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करेंगे, विच इज NEP 2020, वो सिर्फ रोट लर्निंग पर नहीं फोकस करती है कि हाँ तुम वही रट्टा मारते रहो, पढ़ते रहो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले आया गया होलिस्टिक डेवलपमेंट का। वो फोकस करेंगे कि बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ग्रोथ, ये सब कुछ भी अच्छे से होता रहे। इंडिया के 5 स्कूल्स ने वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2024 को जीत करके ग्लोबल लेवल पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। ये अवार्ड्स यूके बेस्ड T4 एजुकेशन द्वारा दिए गए, जिसमें ग्लोबली इंपैक्टफुल स्कूल्स को रिकॉग्नाइज किया गया। और इस लिस्ट में अगर हमारे देश के 5 स्कूल आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो हम सब के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। इन 5 स्कूलों के नाम आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम सर्व्स 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस 14.72 लाख स्कूल्स विद 98 लाख टीचर्स। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से वो स्कूल्स जिनमें कंप्यूटर्स हैं उनका प्रतिशत बढ़ गया है, परसेंटेज बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू 2019-20। 2019-20 में लगभग 38.5% स्कूल्स में कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन अब लगभग 57.2% स्कूल्स में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से परसेंटेज ऑफ स्कूल हैविंग इंटरनेट फैसिलिटी भी बढ़ गया है। 2019-20 में जो लगभग 22.3% हुआ करता था, वो 2023-24 में ऑलमोस्ट 53.9% हो चुका है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स हैव स्टेडली डिक्लाइंड। अब ये वाली जो बात है इसको अभी सुनो और बाद में कुछ चीजें बताऊंगी, वहां पर कनेक्ट भी करना। ड्रॉप आउट क्या होते हैं दोस्तों? जो लोग अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, कहते हैं जी अब नहीं पढ़ना है, 5वीं में छोड़ दिया, 10वीं में छोड़ दिया, 12वीं में छोड़ दिया, 8वीं में छोड़ दिया, एटसेट्रा। लेकिन ये डेटा जो अभी मैं आपको बता रही हूं, इस पर ध्यान देना।
ये अभी फिलहाल भी यही क्लेम किया जा रहा है कि जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो काफ़ी गिर गए हैं, वो 1.9% हो गए हैं प्राइमरी क्लासेस के लिए, 5.2% हो गए हैं अपर प्राइमरी के लिए, और 14.1% हो गए हैं सेकेंडरी लेवल के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों हमें पता चलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम पे में किया जाए, इस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं, एजुकेशन के डायनामिक्स भी बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश में हमारी सरकार भी इन चीज़ों पर काम कर रही है। इसी के साथ दोस्तों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो टोटल नंबर है वो भी बढ़ गया है, लगभग 13.8% का एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जहां 2014-15 में 51,534 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते थे, वहीं 2022-23 में लगभग 58,600 कुछ इंस्टीट्यूट्स हो चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक और बात को हाईलाइट करता है कि अब इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स लाइक पीयर टीचिंग को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि हम वो चीजें टारगेट कर पाएं जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर न्यूमरेसी टारगेट्स, मतलब इन सब चीजों को भी पढ़ाने के लिए टेक्निकलिटीज लगाई जा रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एजुकेशन के इस सिक्के के पॉजिटिव पहलू को बहुत से फैक्ट्स सुशोभित करते हैं, और इन बातों पे हम सबको गर्व है, लेकिन किसी भी सिक्के का सिर्फ एक पहलू नहीं होता और किसी भी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता है। तो अब चलते हैं इस कहानी के उस पहलू पे जो अनअवेयरनेस और इनवॉलंटरी एटीट्यूड के अंधेरे में मीडिया और जनता की नजरों से शायद छुपा रह जाता है। बहरहाल मीडिया को सब पता होता है, जनता तक पहुंचाने का काम ही उनका है, पर पहुंचाते हैं या नहीं इस पर तो मुझे भी कई बार शक होता है। आइए शुरुआत करते हैं। और ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच्चाई है। हरियाणा के 18 स्कूलों में 12वीं कक्षा का एक भी छात्र पास नहीं हुआ। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हाल ही में आए HBSC 2025 के नतीजों से सामने आई एक चौंकाने वाली हकीकत है। एक दो नहीं, पूरे 18 स्कूलों में 0 परिणाम आए हैं। ऐसे 100 स्कूलों की लिस्ट बनाई गई थी दोस्तों, लेकिन उनमें से 18 में से एक भी बच्चा 12वीं में पास नहीं हुआ है। और आप ये जानते रहिएगा कि ये सारे स्कूल्स बच्चों से बराबर फीस लेते हैं, टीचर्स हायर करते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते होंगे। एनीवे, और ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक स्वर्ण तमगा तो देना ही बनता है। 2024 में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इन स्कूलों में 50 से कम बच्चों ने एडमिशन कराया था। बात तो सही है ना यार, 50 से कम बच्चे आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का क्या लेना देना। अगर हम बात करते हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में आने वाले स्कूल्स की, तो वहां हालात थोड़े और खराब हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। गांव वासियों ने मणिकापट्टन, चंपापुर और सगड़िया गांव के स्कूलों में ताले लगा दिए, जहां क्रमशः 31, 26 और 16 छात्र कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कर रहे थे। कारण क्या था? टीचर्स रेगुलरली स्कूल नहीं आ रहे थे। इतनी सारी चीजों को जानने और समझने के बाद भी अगर हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम अपनी आने वाली जनरेशन के साथ गलत कर रहे हैं। ये एक हल्की सी झलक है हमारे स्कूली स्तर के हालात की। अब जरा बात करते हैं UDISE+, which is Unified District Information System for Education, और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के ड्रॉप आउट डेटा के प्राइमरी लेवल पर क्या नंबर्स हैं। ड्रॉप आउट रिड्यूस हो गया है 1.9%, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सुनो फिर से। अपर प्राइमरी लेवल जो यानी कि 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चे, वो 5.2% लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं। वहीं अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो क्लास 9 से लेकर के करीब 12th में जो ड्रॉप आउट रेट है वो अपेरेंटली गिरा है 14.1%, फिर भी बहुत है, राइट। अच्छा, अब एक बात जो मैं आपको कह रही थी कि सुनिएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो डेटा है ना ड्रॉप आउट वाला, जब आप चेक करेंगे गूगल पर कि ड्रॉप आउट का रेट यार 2010 में क्या था, सेम था, 2020 में क्या था, सेम था। एक्चुअली कोई नया स्टडी, कोई सर्वे हुआ ही नहीं है ये बताने के लिए कि भैया फिलहाल में ये ड्रॉप आउट का क्या सिस्टम चल रहा है। 2010 में भी वो क्लेम कर रहे थे कि ड्रॉप आउट रेट गिरा है और 1.9 हो गया है। 2025 में भी सेम डेटा मिल रहा है। मतलब हो सकता है मेरे ढूंढने में भी कमी हो, मैं बहुत ज्यादा नहीं क्लेम करूंगी, लेकिन मैंने ढूंढा था इन माय डिफेंस। अगर कुछ हो तो भगवान ही
ढूंढ के दे मुझे। आगे बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ सिर्फ सरकार नहीं, हमारे समाज के दृष्टिकोण पर भी कुछ सवाल उठाने हैं। आप मुझे बताइए कि वो क्या कारण हो सकता है कि आज हम सब के लिए, हर माँ बाप के लिए एजुकेशन एक बिल्कुल मैंडेटरी कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। आज के कूल पेरेंट्स को ऐसा लगने लग गया है कि यार हमारा बच्चा फुटबॉल खेलता है, स्टार बना देंगे, पढ़ाई हटाओ। आखिर सचिन तेंदुलकर भी तो 10वीं छोड़ करके क्रिकेटर बन गया था। दिस पर्टिकुलर थॉट इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल राइट नाउ, बिकॉज हर इंसान को ऐसा लगता है कि 7वीं कक्षा में ही अपने बच्चे को अगर हम एक काफी पॉपुलर टिकटॉक स्टार या इंस्टाग्राम रीलर बना देंगे तो पैसे तो आएंगे ही, बाकी सारी चीजें भी आती रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ। आपको रिटेंशन डेटा की तरफ लेकर के चलते हैं। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन यानी कि पढ़ाई को कंटिन्यू कितने लोग करते हैं। जैसे कि अगर प्राइमरी लेवल पर एडमिशन तो सब करा देते हैं कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल भेजते हैं। 1 से 5वीं तक की पढ़ाई के बाद लगभग 85.4% लोग रुकते हैं कि हाँ हम 6वीं में भी पढ़ेंगे एंड सो ऑन। एलिमेंट्री यानी अपर प्राइमरी की तरफ जाते हैं, 6वीं से 8वीं की तरफ, वहां पर सिर्फ 78% लोग रुकते हैं कि ठीक है हम 9वीं 10वीं की भी पढ़ाई करेंगे। और सेकेंडरी यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की तरफ अगर जाएंगे तो यह लगभग 63% हो जाता है। इनफैक्ट हायर सेकेंडरी में यानी 11वीं 12वीं के बाद कौन ग्रेजुएशन करेगा एटसेट्रा, यहाँ पर केवल 45.6% स्टूडेंट्स एनरोलमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या वो कारण है जो माँ बाप अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर सब कुछ भी छोड़ देना पड़े तो करना चाहिए? और हमारे देश के ये हालात क्यों हैं? मैं तो देख रही हूँ कि छोटे छोटे देश भी एजुकेशन को फ्री कर दे रहे हैं, राइट? एनीवे, दैट्स जस्ट अ क्वेश्चन। सो आगे बात करते हैं। एनरोलमेंट इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, पूरे देश में कम हो गए। दे फेल डाउन बाय 37 lakhs इन 2023 एंड 24। स्कूलों में एडमिशन का जो रेट था, दर था, वो 37 लाख से कम हो गया एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, जो कि काफी हद तक कोविड से इन्फ्लुएंस्ड था, राइट? आप पिक्चर्स भी कंफर्म कर सकते हैं, न्यूज आर्टिकल्स लगातार आपको मैं प्रोवाइड करती रहूंगी। आगे बात करते हैं। हमारे देश में लास्ट लिटरेसी रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? 13 साल पहले, जो कि सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। 2011 की लिटरेसी रिपोर्ट का ही तो अभी तक हम यहाँ पर दम भरते हैं। सवाल ये है कि 2025 में भी एक लिटरेसी रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाई है? 2011 के हिसाब से खैर 74.04% लोग का लिटरेसी रेट चल रहा है हमारा, लेकिन कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चलो ठीक है हमारा सेंसस नहीं कुछ कर रहा है तो कुछ और हैं जो कि आपको सर्वेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO बोलते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर, जिसके ऊपर कई सेशंस भी हुए हैं। ये सब अलग अलग स्टेट लेवल सर्वेज और असेसमेंट्स करते हैं जो अपने रिसर्च और फाइंडिंग्स पब्लिश भी करते हैं। नेक्स्ट लिटरेसी सर्वे 2021 में होने वाला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबने जाना था इसके बारे में, लेकिन यार कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, जो कि अंडरस्टूड है। कोविड के टाइम कहाँ ये सब चीजें हो सकती थी, राइट? अब आपका सवाल ये होगा कि मैडम अब तो 2025 आ गया है, आखिर अब कहाँ है ऑफिशियल नंबर्स? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड ही हमारा ग्रेट सेंट्रल विस्टा ओवरहॉल, जो कि लगभग 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, यानी न्यू पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन, उसी टाइम शुरू हुआ था। और बहुत सारी ऐप डेवलपमेंट भी हुई थी लोगों के लिए, जैसे उमंग, एम परिवहन, आरोग्य सेतु। अब इनमें से किसी भी ऐप का नाम आपको नहीं सुनाई देता होगा, और इन सब के ऊपर लाखों रुपए लगे थे इन डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, IT कॉस्ट एटसेट्रा। खैर, मेरा मानना है कि असल मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो सरकाज़म शुड बी साइडलाइंड। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्चुअल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स थ्रू सेंसस अभी भी कोविड की वजह से नहीं आया है। आइए एनरोलमेंट वर्सेस लर्निंग गैप की तरफ चलते हैं अब। यानी एडमिशन तो ले लिया, सीख क्या रहे हो? 96% एनरोलमेंट है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट की बेसिक रीडिंग और मैथ स्किल्स वीक हैं। आप सभी से निवेदन है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 14 से 18 साल के लगभग 25% स्टूडेंट्स क्लास 2 की हिंदी किताब भी नहीं ठीक से पढ़ पाते हैं। सिर्फ 43% बच्चे बेसिक डिवीजन 3 डिजिट बाय 1 डिजिट वाला कर पाते हैं। 73.6% बच्चे जो 14 से 18 की आयु में आ रहे हैं,
वो सिर्फ सेकंड लेवल के टेक्स्ट को पढ़ पा रहे हैं। 90% यूथ के पास फोन जरूर है, पर सिर्फ 57% उसे पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं। ये डेटा है शायद इस हिसाब से कि भाई किसके फोन में पढ़ाई की एप्लीकेशंस डाउनलोड है। डाउनलोड तो बहुत कुछ कर लेते हैं, खोलता कौन है पढ़ने के लिए, ये एक्चुअल डेटा तो कभी नहीं सामने आएगा, बट फिर भी कह रहे हैं कि 57% पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। मैं मानना पसंद करूंगी इस बात को। फोन सबके पास है, लेकिन इनमें से आधे से कम बच्चों को ही ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स का कोई भी आइडिया है। एसर रिपोर्ट 2023 एजुकेशन में जेंडर गैप भी हाईलाइट करता है। साइंस और मैथ्स जैसी स्ट्रीम्स में लड़कियों का एनरोलमेंट सिर्फ 28% है, जबकि लड़कों का 36% है। लड़कियां हिंदी रीडिंग में बेटर हैं, पर लड़के मैथ्स और इंग्लिश में आगे हैं। लड़के ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं, लड़कियां पीछे रह जाती हैं। सिर्फ 5.6% बच्चे किसी स्किल या ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं। स्किल एजुकेशन का रिस्पेक्ट हर जगह नहीं है। कुछ जगह लोग इसे लास्ट ऑप्शन समझते हैं। डिग्री काम नहीं आएगी तो स्किल कर लेंगे, ये एटीट्यूड लेकर के काफी आगे बढ़ते हैं। ये सारा डेटा तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। हम बात करेंगे अपने द बिग फ्लफ वर्ड स्किलिंग की, डिजिटल इंडिया की। हमारे यहाँ तो बहुत सारे कौशल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, राइट? मेरा सवाल किसी और से नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों से है जो ये चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप हो, हम अच्छी चीजें करें, हमारा देश आगे बढ़े, राइट? फिर ये जो गैप्स आते हैं, फिर वो कैसे बच्चों से कहते हैं कि आपके लिए वैकेंसी नहीं है, या आपके लिए सही टाइम पर पेपर नहीं हो सकता, या आपके लिए अगर पेपर लीक हो गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, या अगर बच्चा अपने लिए सवाल पूछता है तो उसको हर्ट किया जाता है। मेरा सवाल उन सभी लोगों से। बहरहाल हम अपने फ्लफ वर्ड स्किलिंग पर वापस आएंगे। पहले देखते हैं कुछ डेटा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 टोटल एलोकेशन ऑफ फंड्स 2020 से 2025 अप्रोक्सीमेटली 4,906.32 करोड़ रुपए, लगभग 4,900 करोड़ रुपए। एनुअल एलोकेशंस देख लेते हैं। 2019 से 20 में 1749 करोड़ रुपए दिए गए, 2020 से 21 में 1534 करोड़ रुपए दिए गए, 2021 से 22 में 1438 करोड़ रुपए दिए गए, 2022 से 23 में 739 करोड़ रुपए दिए गए, और 2023 से 24 में 920 करोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम विच इज PMNAPS, इसकी बात कर लेते हैं। टोटल एलोकेशन फ्रॉम 2020 टू 2025 अप्रोक्सीमेटली 1238.48 करोड़। एनुअल एलोकेशंस देखते हैं। 2019 से 20 में 47 करोड़, 2020-21 में 107 करोड़, 21 से 22 में 241 करोड़, 2022 से 23 में 335 करोड़, 2023 से 24 में 632 करोड़। वहीं बड़ी संस्थाएं जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड NSDF, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, इनके स्पेसिफिक एनुअल एलोकेशंस पब्लिकली डिटेल्ड नहीं है। लेकिन हाँ, आप ITI अपग्रेडेशन स्कीम की बात कर सकते हैं। टोटल एलोकेशन 2024 से जो प्लान बताया गया है लगभग 60,000 करोड़ रुपए का है। फंडिंग ब्रेकडाउन करके देखते हैं। सेंट्रल शेयर होगा 30,000 करोड़ का, स्टेट शेयर होगा 20,000 करोड़ का, और इंडस्ट्री शेयर होगा 10,000 करोड़ का। ये है हमारी स्किलिंग इंडस्ट्री प्रेजेंटेड टू यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आखिर ये क्यों नहीं ध्यान देते हम कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इंडिया हो चुका है। कहीं ना कहीं तो हम नंबर 1 पे हैं, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश है, जहां यूथ की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप लोगों की कमी नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं। लोगों के पास डिग्री है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक सिर्फ 8.25% लोग अपनी डिग्री से मैच होने वाली जॉब करते हैं। सिर्फ 8%। All right. 50% of graduates are employed in elementary or semi-skilled jobs. तो जो बाकी बची हुई पढ़ी लिखी जनता है वो ऐसे जॉब्स कर रहे हैं जिसमें उन्होंने डिग्री नहीं भी ली होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें कम इनकम है और इजीली रिप्लेसेबल है उनका रोल। हर आए गए दिन आप सुनते हैं कि फलाना लोगों को कंपनी से निकाल दिया, बहुत सारे लोगों को 3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं, सैलरी कम मिल रही है, ग्रोथ नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है?
इसलिए मैं बात करती हूँ पढ़ाई की और स्किलिंग की। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तुम्हारे एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे स्किल्स भी। स्किल क्या है? तुम जो पढ़ाई करने जा रहे हो उसमें तुम्हारे पास वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है? तुमने उठाकर हिस्ट्री में बीए कर लिया, आगे का प्लान क्या है? तुमने उठाकर एमबीए कर लिया, बट आगे का प्लान क्या है? बनना था तुमको पेंटर, तुम एमबीए करके आ रहे हो, क्या लेना देना है उस बात से? बनना था तुमको इंजीनियर, लेकिन वो तो तुम खैर बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए बन नहीं सकते, लेकिन चलो हाँ, ये कई बार होता है कि मैनेजर बन जाता है बंदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, लॉ करके कहीं कुछ कोई और कर रहा होता है। सवाल है यार, सवाल है, क्या रेलेवेंस है पढ़ाई का, एकेडमिक्स का? स्किल पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं हम? जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, आने वाले टाइम में बहुत परेशानी में आ जाएंगे, इसलिए मैं बात करती हूँ स्किलिंग की। खैर, टियर 2 सिटीज में 40% फूड डिलीवरी बॉयज जो है ना, जब आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं या बाकी जगहों से, तो इन सब के पास ग्रेजुएट की डिग्री है। 40%, आई मीन टू से, इन 40% के पास ग्रेजुएट की डिग्री है। काफी लोग इंजीनियरिंग, बीटेक या अदर स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं, पर जॉब ना मिलने की वजह से डिलीवरी की जॉब में चले जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अच्छी खासी 4-5 लाख की नौकरी कर रहे थे, छोड़ के उबर ओला में टैक्सी चलाने लग गए। उसके कई सारे रीजंस हैं, बट उसका एक रीजन ये भी है कि ओवरनाइट मेल आया कि कल से ऑफिस मत आना, जरूरत नहीं है। सोचिएगा। Anyway, next point. According to 2021 data from the policy think tank Niti Aayog, approximately 7.7 million people now work in India's gig economy across various skill levels. Gig economy is one good thing, one cool thing, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ कि बेटा, बच्चे, जो भी गलतियाँ हुई हैं, अगर तुमसे कहीं कोई गलत डिसीजंस हुए थे और उसकी वजह से आज तुम्हें एक परमानेंट जॉब और 2-3 फ्रीलांस काम करने पड़ रहे हैं, उसको कभी गलत मत मानना। लेकिन अंधकार में रहने की वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से, अगर तुम्हें जबरदस्ती कोई ढकेल रहा है कि तुम एक इंसान की जगह अपने आप को मशीन समझने लगो और तुम एक दिन में लगभग 15 लोगों का काम कर रहे हो, तो वो मैं एक हेल्दी लाइफ और एक क्वालिटी लाइफ नहीं समझती हूँ। और मैं जानना चाहूंगी कि आपका इस मामले में क्या सोचना है। अगर एक इंसान सुबह 6 बजे से भाग रहा है और रात को 12 बजे तक अपने घर की एक रोटी जुगाड़ने के लिए उसको 15 जगहों पे काम करना पड़ रहा है, तो क्या ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो हम डिजर्व करते हैं? नेक्स्ट, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 विच इज 2009-21, उसके बाद का डेटा नहीं मिला। उसका डेटा बताता है 13% लड़कियां अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाती क्योंकि उनके घर में उनको काम करना पड़ता है। मतलब बोला जाता है कि तू कॉलेज छोड़ यार, आज घर पे मेहमान आ रहे हैं, आज फलाने की तबीयत खराब है, तू बैठ घर पे, मत जा, स्कूल छोड़ दे। और 7% क्यों छोड़ते हैं, ये तो मैं ईश्वर से पूछना चाहूंगी। रीजन बताता है कि शादी की वजह से वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते। हालांकि चाइल्ड मैरिज तो इलीगल है ना इंडिया में, स्टिल दिस इज हैपनिंग एंड वी आर सिटिंग इन 2025। आई डोंट नो, अगेन ये डेटा 19-21 का है, तो देखिएगा। बच्चों को क्यों स्कूल्स में ही स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाया जाता, मैं इस पर भी बात करना चाहूंगी। अब अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल आपके सीवी में एडिशन की तरह आ सकता है, तो लोग उसमें अपना टाइम क्यों नहीं देते? इसको एक मैंडेट क्यों नहीं बनाया जाता कि भैया तुमको, हमारी सरकार स्किलिंग पे इतने पैसे खर्च कर रही है, तुम आओ और पहचानो अपने स्किल को। तुमको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब स्किल है। वहीं पे तुमको कम्युनिकेशन पसंद है, एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं, कोडिंग में इंटरेस्ट है, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है? क्यों नहीं पूछ रहे हो तुम 6वीं 7वीं के बच्चों से? इतना इग्नोरेंस क्यों है हमारे अंदर? और ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना एनईपी वगैरह की, क्या सिस्टम है? ये सब तुम्हारे मेट्रो सिटीज में दिख रहे हैं तुम्हें। ये जो तुम्हारे 5 स्कूल जीत के आए हैं यूके में, मैं पूछना चाहूंगी कि कितने स्कूल तुम्हारे गांव से निकले हैं? ये जितने भी आपके बढ़िया बढ़िया स्कूल्स चल रहे हैं, जहां पर टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, उनमें से कितने स्कूल्स निकल के आए हैं इस लेवल पर? कुछ होंगे, अगेन सारे खराब नहीं होते, बट व्हाट अबाउट अदर्स? और हम क्यों ये स्कोप छोड़ करके चलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ तो अच्छे कुछ तो खराब होंगे ही। That attitude should not suit us. हम जिस जगह पर हैं, हमारे पास जितनी यूथ जनता है, we can change the destiny of our nation. We don't identify that as an opportunity, but we must, right? Anyway, सोसाइटी में स्किल्स के लिए एक इग्नोरेंस को पालना ट्रेडिशन बन चुका है।
आप जब भी बोलोगे, अब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे, मैं उसमें यही कह रही थी कि बेटा डिग्री दीवार पे टांग दो, वहीं अच्छी लगेगी, आगे की बात को नहीं लगाया गया, आधा काट के वीडियो दे दिया। लोग कह रहे हैं हमारी तो एमबीबीएस की डिग्री है, बड़ी अच्छी लगेगी। अम्मा यार कॉमन सेंस की बात करो ना, तो एमबीबीएस वाले फिर भी कम पड़ जाते हैं। हालांकि मैं भारत के डॉक्टर्स के तो बिल्कुल पैर छू छू के एकदम उनको भगवान का दर्जा देती हूँ मैं हमेशा, बिकॉज अगर आप कनाडा, यूएस, इन सब जगहों के मेडिकल सिचुएशंस देख लोगे ना, आप भी अपने डॉक्टर्स की इज्जत करने लग जाओगे। बहरहाल, तो मैं बात करती हूँ उन डिग्रीज की जिनका कोई लेना देना नहीं है बच्चे के करियर से, फ्यूचर से। बस हाँ ये है कि डिग्री कॉलेज में एडमिशन करा दिया, जाना है नहीं जाना है, पिताजी के नाम से भी अटेंडेंस लग जा रही है, बाइकें लेके हम घूम रहे हैं दिन भर, कहने को हम ग्रेजुएट हैं, आता जाता चुनाव चुने छाता, दैट्स ऑल। सो एनीवे, अब ये जो इग्नोरेंस है ये यहीं से उपजता है कि हम तो ग्रेजुएट है, हमारे पास तो डिग्री है, ओ माय गॉड आई एम द कूल वन। क्या ये सच है? डू यू थिंक दिस मेक्स सेंस? जब मैं ये बातें करती हूँ ना, मुझे जेन्युइनली चिंता होती है। आपको लगेगा कि मैम यहाँ सिर्फ क्रिटिसाइज कर रही हैं, मैंने अच्छी चीजें भी बताई हैं। मैं कभी ये नहीं कहती कि हम अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वी आर डेफिनेटली डूइंग। हमारा जितना बड़ा देश है, हमारी जितनी बड़ी आबादी है, हमारी जितनी बड़ी परेशानियां हैं, इन सबको झेलना और इसमें सुधार करके दिखाना सच में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन यार सीरियसली, इतने इतने पैसे दे रहे हो यार तुम, 600 करोड़, 4000 करोड़, 60,000 करोड़, ओ माय गॉड, वर्क ऑन द एजुकेशन सिस्टम। बच्चों को सिखाओ ना। तुम कह रहे हो कि लैपटॉप बांट देंगे और हम स्किलिंग से उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखा देंगे, आईटीआई दिला देंगे। तुम सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाओगे, पर एजुकेशन घर में है नहीं, वो सिलाई कढ़ाई सीख के जाएगी, माँ बाप बोलेंगे चलो शादी करो, राइट? एजुकेशन वहां भी नहीं है, वहां मारपीट होगी उसके साथ दहेज के लिए दुर्व्यवहार होगा, जिम्मेदारी किसकी है? एजुकेशन यहां पर काम करता है। एजुकेशन इंसान को दिमागी रूप से ज्यादा स्थिर बनाता है। एजुकेशन इसलिए जरूरी है, और उसके बाद स्किलिंग जरूरी है। तो लड़ाई कभी डिग्री और स्किलिंग की हो ही नहीं सकती। यस, आप ग्रो करना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, यू वांट टू टच न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस, फॉर श्योर स्किलिंग इज द थिंग फॉर लाइक द इवॉल्व्ड माइंड, है ना? कि हमने कुछ पढ़ाई करी थी आज से 4-6 साल पहले, टाइम है, 2-4 बढ़िया सर्टिफिकेशन करते हैं, रेज्यूमे मजबूत बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वैसे सोच करके देखा करिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ें इतनी सारी बताई हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें सामने निकल करके आती हैं जो हमें कुछ बातें प्रूव करती हैं, प्रमाण की तरह से सामने मिलती हैं। सबसे पहला, टीचर्स का जो एटीट्यूड है, ओवरऑल टीचर की शॉर्टेज है, एब्सेंटीज्म है, नहीं जाएंगे भाई। मैं जानती हूँ, मतलब मुझसे कोई पूछ लेना, मैं तुम्हें लोग लाके शक्ल दिखा सकती हूँ, मतलब अगर वो मान गए तो। जो कहने को टीचर हैं, और आज से करीब 4-5 साल पुराना डिस्कशन है, मुझे पता चला था कि 60,000 के आसपास उनको सैलरी मिल रही थी। काम वो करती थी हमारे जिले में, ससुराल उनका कहीं इलाहाबाद की तरफ था, बढ़िया रहा करती थी वहाँ, और महीने में अपना 2 चक्कर 3 चक्कर स्कूल का लगा लेती थी, रेगुलर सैलरी आ रही थी। आई एम टेलिंग यू, एंड आई वाज शॉक्ड कि बच्चे, मतलब मेरे गांव के घर के सामने से बच्चे नंगे पैर जाते थे अपना झोला टांग के। और जो यूपी के साइड होंगे उनको पता होगा, एक चीज़ होती है नरकुल, पेन पेंसिल नहीं मिलती थी बच्चों को। मैं अभी तुम्हें अभी की हालचाल की बात बता रही हूँ, मतलब एकदम से लगा लो यार, पिछले साल की टाइप्स। तो ना हमारा एक जो गांव का घर है उसमें सामने तालाब है, और वहां पे नरकुल उगता है, उसको तोड़ के उससे कलम बनाते थे और अपना दवात लिए रहते थे, उसमें इंक होती थी, उसको ढक्कन में निकाल के उससे लिख रहे होते थे बच्चे। 2024-23 में ये हाल है हमारे बच्चों का। और क्या उनमें दम नहीं है, उनमें पोटेंशियल नहीं है? मैं उन बच्चों के लिए दुख महसूस ना करूं? क्या वो नहीं डिजर्व करते? और वो बच्चे वो देखते हैं तो दीदी नमस्ते, ये एटीट्यूड है उनका। और हमारे जो कूल किड्स हैं उनमें भी काफ़ी, देखो प्यारे भी होते हैं कूल किड्स, लेकिन काफ़ी बदतमीज़ भी होते जा रहे हैं। तो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स में टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ख़राब है दोस्त। ये जो फैक्ट्स हैं ये आप खुद भी चेक करिए, और ये टीचर ट्रेनिंग सर्वे जो किया गया था SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, उसमें भी सामने निकल के आता है। यू कैन डेफिनेटली रेफर। दूसरा रीज़न है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण कन्नड़ा में, लगभग 1302 क्लासरूम्स को रिपेयर करवाना होगा बिफोर यू कैन मेक देम हेल्दी इनफ टू सर्वाइव दिस मॉनसून। मतलब वो मॉनसून ही तभी हैंडल कर पाएंगे, 1302 क्लासरूम को ठीक कराना पड़ेगा।
सिर्फ टीचर की इरेगुलरिटी, एब्सेंटीज्म ही इकलौता कारण नहीं है। रिसोर्सेज की कमी है। पैसा कितना दिया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के नाम पे, रिसोर्स एलोकेशन इज लाइक फुल ऑन, बट हमारा स्ट्रक्चर कितना वीक है। और आगे बात करते हैं समथिंग एज बेसिक एज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेचर, है ना, कि बारिश वारिश हो समझा लो, संभाल लो, स्ट्रक्चर संभाल ले, वो भी नहीं है भैया। क्या टेंशन चल रही है। हाल फिलहाल में ही काउंटिंग की गई जहां पर 990 क्लासरूम्स टूटे हुए पाए गए, और अब मुझे पता है लिमिटेड एरिया की काउंटिंग हुई है, नॉट वेल मेंटेन्ड पाए गए। आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। 22% गवर्नमेंट स्कूल्स के पास फंक्शनल कंप्यूटर्स नहीं है। ये कह देना कि कंप्यूटर पहुंचा दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, आसान होता है, चल रहे हैं वो कंप्यूटर। 28% गवर्नमेंट स्कूल में आज भी फंक्शनल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट का राउटर तुमने लगा दिया, तो चल नहीं रहा है। 11% स्कूल में लड़कियों के लिए अलग और फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। लड़कियों की सेफ्टी की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड देन व्हाट। मोस्ट स्कूल्स अभी भी रोट लर्निंग पर फोकस करते हैं। सर आप कह रहे हैं कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, but that's not really happening. There is a lot of gap in the implementation of the policy. बहरहाल बहुत सारी बातों को करने और समझने के बाद आपको कुछ स्किल्स के बारे में ही बता देते हैं कि जो कॉमन स्किल्स हैं जैसे कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब मेजर गैप जोन में है। स्किल वर्सेस सिलेबस की बात कर लो यार, ये डेटा भी डिबेटेबल हो सकता है, बट हमारी कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक ओनली 51.25% ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। मतलब जो जितने लोग निकलते हैं ग्रेजुएशन करके, उनमें से 51.few% आर employable. Anyway, is employable. Mercer Metal study के अकॉर्डिंग सिर्फ 45% ग्रेजुएट्स जॉब रेडी होते हैं, बाकी सभी कुछ ना कुछ स्किल्स लैक कर रहे होते हैं। ये चीज़ें क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं बताई जा रही हैं। ये सुन लो कि हाँ, क्या मैं भी इस 45% में आता हूँ, क्या मैं भी उधर 49% में आता हूँ। आज का जो 21st सेंचुरी अगर स्किल सेट, रिक्वायरमेंट सेट में आपको बता दूँ, जैसे कॉम स्किल्स अगेन, कम्युनिकेशन, कोडिंग, AI, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब स्कूल करिकुलम से पूरी तरह दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। ये मार्केट में नेसेसिटी बन चुके हैं। NEP के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रॉमिस होता है कि हम होलिस्टिक चीज़ों पर काम करेंगे अब, but that didn't happen and it'll take time because बड़ा देश है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। स्किल बेस्ड एजुकेशन इसके स्लो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से और धीरे होने वाली है, ये भी हम समझ सकते हैं। आने वाले कुछ डेकेड्स में हमें दरअसल समझ में आएगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस रह पा रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये प्रोग्राम अच्छा है, आप देखिए, ये फ्री शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देता है 40 से अधिक डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे IT, हेल्थ केयर, ब्यूटी, कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा, जिसका ड्यूरेशन लगभग 2 से 3 महीने होता है। कोर्स कंप्लीशन के बाद असेसमेंट सर्टिफिकेशन मिलता है। सर्टिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉर्ड भी मिलता है 8,000 रुपए तक का। लगभग 1.37 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन भी हो चुके हैं। पर आप इसकी भी सच्चाई के बारे में पढ़िएगा कि वो ट्रेनिंग के बाद उनका क्या फायदा हुआ है, और एक्चुअली जो ये रिवॉर्ड्स वगैरह कहे जाते हैं कि लोगों को मिलेंगे, क्या ये उन तक पहुंच रहा है। और मैं ये चाहती हूं कि आप जैसे युवा जो गांव में रह रहे हैं या अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, आप इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता अपने आसपास के लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करिए। आप यू शुड टॉक अबाउट इट। ये आपका देश है और ये आपके ही पैसे हैं जो अलग अलग जगहों पर अलॉट किए जाते हैं। आई एम श्योर कि और भी बहुत जगहों से पैसे आते हैं, बट ये आपका अधिकार भी है कि हर अच्छी चीज़ आपके लिए भी की जाए, राइट। कुछ और प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि उड़ान की बात करेंगे। ये यूथ के लिए स्पेशल, जम्मू एंड कश्मीर यूथ के लिए स्पेशल इनिशिएटिव है उड़ान। ऐसे ही संकल्प है, क्वालिटी और सिस्टम को इम्प्रूव करने की स्कीम है। अब ये सारी अच्छी चीजें भी कहीं ना कहीं एक अंधेरे में गायब हो जाती हैं। यहाँ पर हमारा एक पर्सपेक्टिव क्लियर होता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार करती जा रही है। हम में से किसी में कोई दम ही नहीं है कि हम एक्चुअली अपने गांव के जरूरतमंद लोगों को, अपने शहर के जरूरतमंद लोगों को उन चीजों के बारे में बताएं और समझाएं। इसीलिए मैंने आपको बोला था, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म, दिस वीडियो इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम घर बैठ के कितना भी कंप्लेन कर लें कि हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे लोग, सब कुछ करने के बाद जब आप बाहर सड़क पर निकलते हो और चिप्स का पैकेट फेंक देते हो, वो भी आपके एजुकेशन पर सवाल उठाता है। थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स।
कुछ कंट्रीज की अगर हम बात करें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे जर्मनी का डुअल एजुकेशन सिस्टम है यार। बहुत सारे लोग होते हैं आधे में उनको पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ती है या व्हाटएवर दैट इज। जर्मनी के डुअल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जो विच इज लाइक VET उसको बोलते हैं, दैट इज अ सिस्टम, वो बहुत फेमस भी है। इसमें स्टूडेंट्स एक ही समय पर कंपनी में काम भी करते हैं जिसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है, और वोकेशनल स्कूल में थ्योरी भी पढ़ते रहते हैं। मतलब नौकरी भी करो पढ़ते भी रहो, पूरी तरह मत छोड़ दो। अभी कल मुझे 17 साल का एक बच्चा मिला, मेरे साथ मेरे कॉलीग थे, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारी क्या उम्र है, झाड़ू लगा रहा था तो उन्होंने क्या उम्र है, कहते 17 साल। तो तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते? सर मन नहीं लगता पढ़ाई में। यहाँ माँ बाप को आना चाहिए कि नहीं सीन में? तो हाँ, मन से नहीं होगा, पढ़ो क्योंकि पढ़ने से जरूरी तरक्की होगी। झाड़ू लगा के तुम 5,000 रुपए तो कमा लोगे, लेकिन उसके बाद क्या? क्वेश्चन है भाई। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन आमतौर पर, जर्मनी की बात हम कर रहे थे, वहां ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 2.5 से लगभग 2 से लगभग 3.5 साल होता है। जर्मनी में लगभग 50% जो स्कूल लीवर्स होते हैं ना, मतलब जो 10वीं 12वीं के बाद नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, वो ये चीजें जरूर कर लेते हैं। इस सिस्टम में गवर्नमेंट और कंपनीज और ट्रेड यूनियंस मिलकर ट्रेनिंग की क्वालिटी और रेलेवेंस को इंश्योर करते हैं। ऐसे होता है कोलैबोरेटिव एफर्ट। सिर्फ गवर्नमेंट क्यों अकेली पड़ जाती है यार? प्राइवेट वाले अपना पैसा खाते रहते हैं बैठ के क्या? नहीं, इट शुड बी अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट इज व्हाट आई फील। अब हम दोबारा आपको लेकर के चलते हैं बेसिक्स की तरफ, जहां पर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं, इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने की बात करते हैं। सिर्फ अंग्रेजी को लेकर के परेशान मत होइए, आप अपने आप को वो वॉइस दीजिए, वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाएं, आप बिजनेस राइटिंग कर पाएं, आप प्रपोजल्स बना पाएं, वर्क प्लेस एटिकेट्स के बारे में बात करना सीखिए। ये होते हैं स्किल्स। आप अपना आइडिया इन्वेस्टर्स को पिच करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन ही आपका डील ब्रेकर होता है। आप कितना भी ना नुकुर कर लीजिए, अगर मैं कहूं कि आप कॉन्फिडेंटली हिंदी, उर्दू, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा, कोई भी एक लैंग्वेज में बात करके दिखाइए, मोस्ट ऑफ यू बैक आउट। फिर आप बहाने बनाते हैं कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, राइट। आपको समझना पड़ेगा ये सब स्किल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेटा स्किल्स के बारे में, आप जानते हैं डेटा इज एवरीथिंग, राइट। डेटा को समझना, एनालाइज करना, डिसीजन लेना, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक्स आनी चाहिए आपको इसके लिए। जैसे बेसिक से स्टार्ट कर लो, एक्सेल में डेटा एंट्री, उसके फॉर्मूला, चार्ट, पिवट टेबल्स एटसेट्रा। गूगल शीट हैंडल करना आना चाहिए, एक्सेल जैसा ही है बट क्लाउड बेस्ड, और इजी शेयरिंग के लिए भी शीट्स को यूज किया जाता है। बहरहाल डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, ट्रेंड्स हो जाएं, एवरेजेस हो जाएं, चार्ट्स, बिजनेस इनसाइट्स निकालना अगर आपको समझना आता है, यानी ये सारी चीजें हैं आपके पास। जैसे कम्युनिकेशन की बात हो गई, डिसीजन मेकिंग की बात हो गई, आपके ये बेसिक स्किल्स की, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट की बात हो गई, तो आप काफी हद तक अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हो फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर बंदा रोता रहता है एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, बट एआई विल नॉट बी एबल टू गिव यू दिस व्हाट अ ह्यूमन कैन, राइट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करिए। इनको क्यों नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट किया जा रहा है? दैट नीड्स टू बी डन। ये सारे स्किल्स के बारे में बात करते करते मैं आप लोग को सिर्फ एक रिमाइंडर दे सकती हूँ कि करियर 24/7 ही वो इनिशिएटिव है हमारा जहां मैं इन चीजों को आपके सामने ले आ सकती हूँ। अगेन इट इज जस्ट अबाउट विजिटिंग, चेकिंग, रियलाइजिंग कि मेरी क्या गैप्स हैं यार, मैं कैसे खुद को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करूं, मैंने कौन सी चीजें जो छोड़ दिए या नहीं किया या गलती हुई, व्हाटएवर, अब कर लो ना। इस पूरे डिस्कशन का सार देना हो तो आपको जब हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की असली तस्वीर देखते हैं ना, तो एक ही बात समझ में आती है, डिग्री होने से या स्किल होने से, सब कुछ से पहले हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है। वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। ये बैठ करके कहना कि तुम गलत हो इज वेरी इजी। इट्स टाइम टू बिकम मोर अकाउंटेबल फॉर थिंग्स। आपकी लाइफ है, आपका देश है, आपका समाज है। वाई डोंट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस? वाई डोंट यू हैव दैट कनेक्शन? आप भी तो कर सकते हैं ना बहुत कुछ, तो करिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट कमिंग एंड saying things to people which really don't make any difference to anyone। इस वजह से प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। हमारे पास युवा है, बट उस युवा को कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपना काम करना, अपनी दिशा चुनना कोई नहीं सिखा रहा है। और आने वाले टाइम में ये सिर्फ एक भीड़, और वो भी नॉट इजीली कंट्रोल्ड भीड़ बन के ना रह जाए, इस बात को लेकर के मैं काफ़ी चिंतित हूँ। मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मेरे दोस्त भाई बहन जो यहाँ मुझे देख रहे हैं, अनबायस्ड अप्रोच रखना, चीज़ों को समझना, बस ये सोचना कि हमें अपने देश के लिए करना है। यार मुझे लगता है देश प्रेम सर्वोपरि होता है।
उसके ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। तुम अपने देश का सोचो, दैट्स ऑल इज आवर कंसर्न। स्कूल या कॉलेज जाने वाले करोड़ों बच्चे सिर्फ एक सिलेबस या टेक्स्ट बुक के पीछे अगर भाग रहे हैं पर एक्चुअली पढ़ नहीं रहे हैं। यार हमारे टाइम में वो शिष्टाचारी बालक की बात होती थी, 5 बजे उठो, सूर्य को प्रणाम करो, घर वालों को प्रणाम करो। कौन करवा रहा है अपने बच्चों को? चुनिंदा लोग करवा रहे हैं, और वो भी इंस्टा पे रील बना के अपने बच्चों को उसका प्रमोटर बना रहे हैं। कोई नहीं कहता है अपने बच्चों से कि यार तुम्हें 6-7 साल की उम्र है, तुम्हें फोन पे हाथ नहीं लगाना अलाउड है। लेट्स बी द चेंज, डोंट वेट फॉर इट टू हैपन। मैं जेन्युइनली यहाँ पर आप सभी को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई हर बात हम सब की आंखें खोलने के लिए है, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन। ये देश हम सब का है, किसी एक का नहीं है। तो हम सबको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, हम सबको काइंड बनना पड़ेगा। एंड आई रियली होप कि मैंने इन एनी वे एंड फॉर्म किसी को हर्ट नहीं किया होगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स। आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे सेशंस लेकर के मैं आती रहूंगी। ये एपिसोड थोड़ा लंबा था बट ज़रूरी था। आई सी यू गाइज विद द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू स्माइल।